व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज थोड़ा सा एक दिन के डिले के बाद आ रही है वीडियो। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था। बट आज हम लोग मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, 3-4 वीडियोस इकोनॉमिक्स की मिनिमम 3 तो करने ही करने वाले हैं और पोर्शन खत्म कर देंगे। तो चलिए जल्दी से आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं मनी एंड बैंकिंग से सबसे पहले, फिर आगे दूसरी यूनिट पे चलेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चों मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर का यूनिट है। इससे मेनली फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक ही सबसे इंपॉर्टेंट है और मनी में से मनी सप्लाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बहुत ध्यान से करना, मनी सप्लाई बहुत ध्यान से करना, और तीसरा मल्टीप्लायर बचता है। उसको तो आप क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ते हो तो सेम उसी तरीके से मनी मल्टीप्लायर भी चलता है। तो देखते हैं कौन कौन से पीवाईक्यूज हमारे पास सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हुए हैं। सबसे पहला सवाल बेटा देखो, The Reserve Bank of India performs the same function for the government as commercial banks perform for the general public। इसको briefly डिस्कस करें और 2 फंक्शन बताएं जो सेंट्रल बैंक इस कैपेसिटी में परफॉर्म करता है। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया, डायरेक्टली ना पूछ के एक स्टेटमेंट दे दिया। वो किस चीज का स्टेटमेंट है कि आरबीआई बहुत सारे सेम फंक्शन परफॉर्म करता है सरकार के लिए जो कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए करता है। इसका मतलब बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है ना बैंकर टू द गवर्नमेंट, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना आप कि भैया ऐसा है। सेंट्रल जिस तरीके से पब्लिक का बैंक के पास खाता होता है उसी तरीके से गवर्नमेंट का आरबीआई के पास खाता होता है। जिस तरीके से जनरल पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास करती है उसी तरीके से आरबीआई अपना पैसा डिपॉजिट, आरबीआई बोल रहा हूं, गवर्नमेंट अपना पैसा डिपॉजिट आरबीआई के पास करता है। जिस तरीके से जनरल पब्लिक लोन लेने कमर्शियल बैंक के पास जाती है उसी तरीके से गवर्नमेंट लोन लेने आरबीआई के पास जाती है। तो ये इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है और आपका काम हो जाएगा। लो बच्चों, RBI as the banker to the government maintains account, accept receipts, make payments, carry out exchange, remittance, other banking operations, सब कुछ करता रहता है ना। तो बैंकों का बैंक भी यही है, एजेंट भी यही है, सुपरवाइजर भी यही है, सब कुछ आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। देन जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। क्या स्टेटमेंट्स है? नंबर 1, सेंट्रल बैंक इज द सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ एन इकोनॉमी। देखो सेंट्रल बैंक का फिर फंक्शन पूछा, कौन सा फंक्शन है ये? करेंसी इशू करने की सोल अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है बच्चों। यानी कि आरबीआई हैज द सोल पावर ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है बेटा, उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा, मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मनी सर्व कर रहा है एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का क्या मतलब होता है? फ्यूचर पेमेंट्स। जैसे पैसे में हम आज की डेट में लोन्स आसानी से ले लेते हैं, ईएमआईज पे चीजें ले लेते हैं कि आज चीजें ले ली, पेमेंट फ्यूचर में कर देंगे। तो बार्टर में तो ये सब पॉसिबल नहीं था ना। तो डेफर्ड पेमेंट्स में फ्यूचर पेमेंट्स को डिफाइन करना है और आरबीआई के लिए करेंसी अथॉरिटी को यहां पे डिफाइन करना है। लो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सही हो गया, परफेक्ट। अगला सवाल क्या पूछा गया है? आरबीआई अंडरटेक्स द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द गवर्नमेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। फिर से वही बेटा, सेम क्वेश्चन है, बस दूसरे तरीके से पूछा गया है कि गवर्नमेंट के सारे ट्रांजैक्शंस आरबीआई मैनेज करता है, इसको एक्सप्लेन करो। तो वही बैंकर टू द गवर्नमेंट को ही यहां पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटा। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था? देखो सीबीएसई में, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय आरबीआई हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई से रिलेटेड ओमो पे क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग और बाइंग करता है उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। अब अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करना है, जितना भी इकोनॉमी में पैसा है उसको कंट्रोल करना है, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटी को सेल करेगा। सिक्योरिटी सेल करने से क्या होगा? जनता के पास सिक्योरिटी चली जाएगी और सारा पैसा किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे
कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है। दूसरा क्या है, फिर से गवर्नमेंट बैंक एंड एडवाइजर, वही बैंकर टू द गवर्नमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आरबीआई कैन रेगुलेट मनी सप्लाई बाय सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब आरबीआई सेल करता है तो फंड्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आरबीआई के पास आता है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है जी, बैंकर टू द गवर्नमेंट ये हम पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद इलेबोरेट बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का मतलब बच्चों, जिस तरीके से हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, तो सभी बैंकों का बैंक कौन, सेंट्रल बैंक। तो बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंक्स के लिए कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, बैंक्स के लिए जितने भी फंक्शंस हैं वो सब कौन करेगा, आरबीआई करने वाला है। तो आरबीआई ही है जो सभी बैंकों का बैंक भी है, उस फंक्शन को यहां पे एक्सप्लेन कर देना है बेटा। ठीक है, ये देखो जी, ये इस तरीके से सवाल बनता है। ठीक है, आरबीआई एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, आरबीआई गिव लोन्स टू देम। जितनी भी चीजें हैं, सारे रिजर्व्स मेंटेन करना, उनके सेटलमेंट करवाना, है ना, वो सब बेटा इसी में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, देखो जरा अब क्या सवाल है। इस तरीके से सवाल बहुत आता है। क्या लिखा हुआ है, एज पर अनाउंसमेंट मेड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। गवर्नर ऑफ आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट करा। क्या अनाउंसमेंट करा, इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द सीआरआर बाय 50 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम 4% टू 4.5%। सीआरआर बढ़ाया जा रहा है बेटा। सीआरआर क्या होता है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि सर सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो। नॉर्मल आम भाषा में अगर हम बात करें तो सीआरआर का मतलब है कि जितना रिजर्व हमारे पास कमर्शियल बैंक्स को बनाना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, कि अगर ये एक कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है, जनता ने इसके पास 100 रुपए डिपॉजिट करे, 100 रुपए डिपॉजिट करे, तो इस 100 में से बेटा इसको कुछ तो अपने पास रिजर्व करना पड़ेगा, से 10%, कुछ सेंट्रल बैंक के पास भी रिजर्व बनाना पड़ेगा, लेट से 10%। तो जो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व बनाना पड़ता है इसको हम सीआरआर बोलते हैं, जो अपने पास बनाता है इसको हम एसएलआर बोलते हैं, जो बाकी बचता है वो लोन की फॉर्म में बांट सकते हैं, राइट। अब यहां पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो सीआरआर है वो बढ़ा दिया गया है, 4 से बढ़ा के 4.5% कर दिया गया है। तो अगर बढ़ गया तो रिजर्व ज्यादा बनेगा, रिजर्व ज्यादा बनेगा तो मनी सप्लाई कम होगा इकोनॉमी में। तो बोल रहा है एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ दिस स्टेप ऑन टोटल क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। देखो जरा, the total amount of credit creation depends upon the amount of initial deposits and cash reserves. Increase in CRR by RBI may lead to lesser availability of deposits with the commercial banks. This may curtail the lending capacity, thus adversely affecting the total credit creation. ठीक है बच्चे। एक्सप्लेन द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है बच्चों, फंक्शंस ऑफ मनी बस आप रीड करके जाना, ज्यादा आपको फंक्शंस ऑफ मनी पे टेंशन नहीं लेनी है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि आप आज की डेट में मनी को स्टोर कर सकते हो। हम लोग सेव करके रखते हैं ना फ्यूचर के लिए, जब बार्टर चलता था तो कोई सेविंग वेविंग थोड़ी ना होती थी, मनी को आप सेव कर सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, मनी इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ can be stored easily for future. Money is the most convenient and economical way to transfer purchasing power from present to future. ठीक है बेटा, अगला रीड द फॉलोइंग न्यूज। फिर से कुछ ना कुछ न्यूज है। क्या स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं गवर्नमेंट बजट से, बीओपी से, मनी बैंकिंग से, तो बहुत ध्यान से पढ़ो। सेंट्रल बैंक ने इंक्रीज करा, क्या इंक्रीज करा, लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट का मतलब कि जो सेंट्रल बैंक लोन देता है, किसको लोन देता है सेंट्रल बैंक, ऑफ कोर्स कमर्शियल बैंक्स को। तो सेंट्रल बैंक ने अपना लेंडिंग रेट बढ़ा दिया। ठीक है, अब लेंडिंग रेट क्या है, बैंक रेट भी हो सकता है, रेपो रेट भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म को बैंक रेट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म को रेपो रेट बोलते हैं। इन दोनों के बढ़ने से सवाल क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द कॉज, ये क्यों बढ़ाया होगा। भाई सीधी सीधी सी बात है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई हो रही होती है, तो हो सकता है इन्फ्लेशन चल रहा हो, तो इन्फ्लेशन इसका कॉज हो सकता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि लेंडिंग रेट बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे।
कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे तो लोन्स कम हो जाएंगे, पब्लिक कम लोन लेगी, पब्लिक कम लोन लेगी तो मनी सप्लाई कंट्रोल होगा, मनी सप्लाई कंट्रोल होगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा, ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ऐसा लिखना बच्चों, स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर मैं आपको दिखा भी रहा हूं कैसे लिखना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? डन सर। देखो क्या है, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी में भी द कॉज, इन्फ्लेशन इसका कारण हो सकता है। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ानी पड़ेगी, जनरल पब्लिक कम लोन लेगी, एडी कम होगा, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, गवर्नमेंट्स बैंक कई बार आया है बच्चों, बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो फिर से आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना। यूजिंग अ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन रिजर्व रेशो ऑन क्रेडिट क्रिएशन। बहुत बढ़िया। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक न्यूमेरिकल आप खुद लो, हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल ले लो और एक्सप्लेन करो कि अगर राइज होता है रिजर्व रेशो में, यानी कि अगर एलआरआर बढ़ जाता है तो उसके बढ़ने से क्रेडिट क्रिएशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कमर्शियल बैंक्स कितना मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम इसमें एज्यूम कर देते हैं लेट इनिशियल या फिर प्राइमरी डिपॉजिट इज इक्वल टू 1000 का प्राइमरी डिपॉजिट ले लो। ठीक है, अब केस बना लेते हैं, केस 1 केस 2, एलआरआर लिख लेता हूं यहां पे मनी मल्टीप्लायर लिख देता हूं और यहां पे हम फाइनल डिपॉजिट लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख लेते हैं। लेट सपोज एलआरआर को बढ़ाना है ना, सपोज एलआरआर में यहां पे 20% ले लेता हूं, 20% और 0.2। तो अगर एलआरआर 20% है तो क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, 1/LRR यानी 1/0.2। तो यहां पे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 5 टाइम्स हो जाएगा तो 1000 इंटू 5 फाइनल डिपॉजिट कितना बनेगा, 5000 के टोटल डिपॉजिट्स बन जाएंगे, 5000 के टोटल डिपॉजिट्स बन जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। ठीक है, दूसरे केस में क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि इसने बोला था अगर राइज होगा रिजर्व रेशो, तो बढ़ा के 50% कर दूं, यानी कि 0.5। ठीक है, अब अगर ये 0.5 है तो 1/LRR यानी 1/0.5, अब ये 2 टाइम्स ही होगा। इसका मतलब 1000 इंटू 2 तो 2000 का ही टोटल डिपॉजिट बनेगा। तो देखो हम लोग बोलेंगे एग्जाम में क्लियरली, जैसे ही रिजर्व रेशो बढ़ जाता है, अगर हम रिजर्व रेशो इंक्रीज कर देते हैं तो जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाते हैं। और हम वैसे भी इसके फॉर्मूला से ही देख सकते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर और एलआरआर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। लो जी, जल्दी जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का। परफेक्ट, डन सर। अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक comes to an end when the total of reserves become equal to initial deposit। बिल्कुल सही है बेटा, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा मनी मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या लिया था, मनी मल्टीप्लायर वाले कॉन्सेप्ट में हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने लिया इनिशियल डिपॉजिट, इधर हमने लिए लोन्स, इधर हमने लिया एलआरआर। लेट सपोज 1000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट है, ठीक है, राउंड 1 में, और एलआरआर है 20%, तो 1000 का 200 यहाँ पे रिजर्व बनेगा, राइट, 800 का लोन चला जाएगा। सही है, राउंड्स डिपॉजिट्स। ठीक है, इनिशियल कितना है राउंड 1 में 1000, तो 1000 में 200 का रिजर्व बनेगा, 800 का लोन चला जाएगा। ठीक है, अगली बार यही 800 घूम के फिर बैंक में आ जाएगा दूसरे राउंड में। सही, तो अब क्या होगा, 800 का 20%, 800 का 20% फिर से 160, तो यहाँ कितना 640 का लोन, ये घूम फिर के फिर इधर आ जाएगा, फिर 640 का 128, 512 का लोन, ये 512 फिर घूम के इधर आ जाएगा। अब ऐसे चलता रहेगा
और ये कब खत्म होती है बच्चों टेबल? ये टेबल तब खत्म होती है जब हमारे पास जितना इनिशियल डिपॉजिट होता है उतना ही ये क्या बन जाते हैं? रिजर्व्स बन जाते हैं। लास्ट में ये 1000 आ जाएगा, ठीक है, ये 1000 है तो ये हमारे पास 5000 आ जाएगा और ये आपका 4000 आ जाएगा। ठीक है क्या बच्चों? इस तरीके से हमारे पास प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन पूरा मैंने आपको समझाया हुआ है वीडियो में, आपने रिवाइज करा होगा तो आपको एकदम याद आ गया होगा। ठीक है, ओके डन सर। लो जी, स्क्रीनशॉट लेना, डन। चलो अगला, ये तो वही है, उसी का आपको पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन है। डन बेटा। अगला सवाल देखो, इस तरीके का सवाल बहुत आता है। फिर से क्या लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों इसको। On the basis of the above text and common understanding, answer the following questions. Identify and discuss the function of central bank. पहले तो function of central bank देखते हैं, फिर दो एडवांटेजेस देने हैं डिजिटल रूपी के। डिजिटल रूपी के दो एडवांटेजेस तो आप वैसे ही लिख सकते हो कि पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, पेपर का यूज कम होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होने वाला है, उसके बाद लोगों को अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, फ्रॉड्स कम होंगे, चोरी वोरी कम होगा, डिजिटल में ये सब बेनिफिट्स हैं, है ना। वो तो आप कोई भी दो लिख सकते हो। यहाँ पे क्या सवाल है, आफ्टर सेटिंग अप अ वर्किंग ग्रुप टू स्टडी द द पॉसिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इंडिया इन 2020 द आरबीआई रिवील्ड अ कॉन्सेप्ट नोट ऑन डिजिटल रुपी ऑन 7 अक्टूबर 2022। क्या दिया, क्या बोला गया उसमें? द ई रुपी विल प्रोवाइड additional option to the currency available forms of money. It is substantially not different from banknotes, but being digital, it is likely to be easier, faster, and cheaper. RBI said that it broadly defines CBDC as the legal tender issued by central bank in a digital form. It is akin to paper currency in a different form. akin का मतलब होता है बच्चों सिमिलर। तो देखो RBI ने बोला कि भाई साहब ये जो CBDC है, सर व्हाट इज दिस CBDC? CBDC वही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको हम लीगल टेंडर मानेंगे। लीगल टेंडर मानेंगे का क्या मतलब है कि जैसे हम नॉर्मल करेंसी इशू करते हैं वैसे ही हम लोग डिजिटल करेंसी भी इशू कर रहे हैं। तो कौन सा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक है बच्चों? करेंसी अथॉरिटी। सिंपल सी बात है ना, उसको डिफाइन करेंगे। देखो जरा क्या है, The function being discussed here is the bank of issue or currency authority. In India, the central bank has the sole authority for issue currency. दो एडवांटेज, इजी होगा, चीपर होगा, फास्टर होगा, बहुत सारे मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ भी लिख सकते हो। Explain the role of central bank as government agent. फिर से बैंकर टू द गवर्नमेंट आ गया बच्चों, पूरा का पूरा डिफाइन कर देंगे। इसके बाद explain the unit of account function of money. Unit of account function of money डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट का सिंपल सा मतलब है बच्चों कि आप हर चीज का प्राइस मनी की टर्म्स में फिक्स कर सकते हो। ओके, उसके बाद स्टेट एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। बच्चों M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई ध्यान रखना, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो CC, DD, OD ये तीन चीजें M1 में होती हैं, अच्छे से याद करके जाना। दो इंस्ट्रूमेंट बताओ जिससे RBI क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता है वैसे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव के पार्ट्स, क्वालिटेटिव के पार्ट्स। ठीक है, करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन द बैंक ऑफ इशू, वही करेंसी अथॉरिटी पे सवाल आया बच्चों फिर से। तो ओवरऑल वही चीज है, बार बार क्वेश्चंस वही हैं, या तो मनी सप्लाई से या सेंट्रल बैंक के फंक्शन से और क्रेडिट क्रिएशन से। किस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड जा सकते हैं मैंने आपको सारे दिखाए बच्चों, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, अब यहां देखो, स्टडी द फॉलोइंग इमेज, इस तरीके से इमेज भी दे सकता है। देखो अब आपको इमेज थोड़ी सी क्लियर दिखेगी, पहले शायद ज्यादा ब्राइट दिख रही होगी, अब आप पढ़ पा रहे होगे। RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा दिया। ठीक है, रेपो रेट कब बढ़ता है, सेलिंग कब करते हैं, रिवर्स रेपो रेट कब बढ़ता है, जब इन्फ्लेशन हो, मनी सप्लाई ज्यादा हो, उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है ये। आइडेंटिफाई द इंडिकेटेड सिचुएशन और 2 स्टेप्स बताओ जो RBI ले सकता है करेक्ट करने के लिए। तो बच्चों सीधी सी बात है, देखो हम क्या बोलेंगे, द अबव
इमेज इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। टू कॉम्बैट का मतलब टैकल करने के लिए द सिचुएशन, द 2 स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई मे बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सोल्ड और इंक्रीज इन द बैंक रेट। ठीक है, हमने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, मल्टीपल, मैंने आपको बहुत सारे एलआरआर बहुत सारे पढ़ाए हुए है ना। परफेक्ट सर। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, फिर से टेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो क्या है। द आरबीआई रेट सेटिंग पैनल डिसाइडेड टू केप द बेंचमार्क लेंडिंग रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। उन्होंने बोला कि हम जो लेंडिंग रेट है उसको 6.5 पे ही रखने वाले हैं, यानी बैंक रेट वगैरह आरबीआई का वही रहने वाला है 6.5%। कमिटी वोटेड टू रिमेन फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आंसर, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द इकोनॉमिक इशू इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट। कौन सा इशू है, दूसरा क्या कॉन्सिक्वेंस आएंगे मनी सप्लाई पे अगर जो रेट है उसको कम कर दिया जाता है। तो देखो फिर से वही बात है बेटा, ये जो रेट है, लेंडिंग रेट है, ये तभी ऊपर नीचे होता है जब मनी सप्लाई को आपको कंट्रोल करना होता है, इन्फ्लेशन चल रहा होता है इकोनॉमी में या डिफ्लेशन चल रहा होता है इकोनॉमी में, तो इन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए करा जाता है। तो ये बोल रहा है कि ये बताओ अगर ये कम हो जाता तो क्या होगा बच्चों। अगर ये कम हो जाएगा तो उस सिनेरियो में इकोनॉमी में लोन्स ईजी हो जाएंगे तो पैसा ज्यादा पहुंचेगा। ठीक है, देखो क्या है, inflation in the economy may be economic issue indicated, situation of excess demand may be underlying cause। ठीक है, आगे क्या है, if the rate setting panel would have decreased the lending rate, कमर्शियल बैंक भी अपने lending rates कम कर देंगे, इससे बोरोइंग जो है वो easy हो जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आ गया बच्चों, डिफाइन रिवर्स रेपो रेट, एक्सप्लेन हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन। रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब होता है बच्चों, देखो बहुत सिंपल है। रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि अगर कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा करते हैं आरबीआई के पास तो आरबीआई कितना ब्याज देता है उनको, इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो इसको बढ़ाना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो इसको कम करना है, उल्टा हिसाब किताब चलता है। सब पढ़ाया हुआ है, सवाल तुम्हारे सामने है, आंसर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन। तो इस तरीके से बच्चों मनी एंड बैंकिंग के ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एज वेल एज पीवाईक्यूज जो सीबीएसई ने पूछे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड में ही वही रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट पे तुम्हें घुमा रहा है और कुछ नहीं है। मल्टीप्लायर को एक बार ध्यान से देखना और मनी सप्लाई को एक बार ध्यान से देखना, इतना ही आपको मनी बैंकिंग से तैयार करना है। मिलता हूं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट बजट के, बीओपी के, फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चंस करेंगे और उनको भी समाप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।